हाँ भाई, तो अब तक आप लोगों ने देखा कि फ्रिक्शन हमने क्या डिफाइन किया है कि एक ऐसा फोर्स जो हमेशा किसी जब दो बॉडी एक दूसरे की ऊपर ओवर द सरफेस, जब दो सरफेसेस एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रिलेटिव मोशन में होती है तो एक ऐसा फोर्स पिक्चर में आ जाता है जो मोशन के होने का अपोज करता है, उसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन हमेशा दोनों सरफेस जहां पे रिलेटिव मोशन हो रही है उनकी उनकी टेंजेंशियल डायरेक्शन में लगता है। चलिए, तो ये फ्रिक्शन था। अब हम बात कर रहे थे क्या कि लॉज ऑफ फ्रिक्शंस की। तो लॉज ऑफ फ्रिक्शंस के अंदर सबसे पहले हम बात कर रहे हैं लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। सो इस जो ये लॉज है इनको बेसिकली 4 पॉइंट के अंदर एक्सप्लेन कर दिया गया है। तो ऐसा नहीं कि 4 लॉज हैं, 4 पॉइंट्स के अंदर मतलब डिस्क्राइब हमने कर रखा है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या बोलता है कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो डिपेंड्स करता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन किस पर डिपेंड करता है? ऑन नेचर ऑफ मटीरियल। नेचर ऑफ मटीरियल कि जो सरफेस आप ले रहे हो, जो मटीरियल्स आप ले रहे हो वो किस तरह की पॉलिश की गई है, कितनी ज्यादा रफ है, कितनी ज्यादा स्मूथ है, सिमिलर टाइप की है, अपोजिट टाइप की, मतलब अपोजिट मतलब डिफरेंट टाइप की है, इस तरह से। तो एक तो किस पर डिपेंड कर रहा है? नेचर ऑफ मटेरियल पे। मेन चीज कि जो फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स होता है वो नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है। हमेशा जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है इट एक्ट्स टेंजेंशियल टू द सरफेस, tangential to the surface, tangential to the contact surface, tangential to the contact surface and always opposes the relative motion. तो टेंजेंशियल डायरेक्शन के अंदर एक्ट होगा। जैसे अगर ये एक सरफेस है और ये दूसरी सरफेस है, अगर इसकी ऊपर वाले की मोशन इधर हो रही है तो ऊपर वाले के लिए ये कॉन्टेक्ट सरफेस ही हुई, ये वाली कॉन्टेक्ट सरफेस। तो इन कॉन्टेक्ट सरफेस की टेंजेंशियल डायरेक्शन के अंदर और रिलेटिव मोशन, जिस डायरेक्शन में आप मोशन कंसीडर कर रहे हो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में आपको फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, लिमिटिंग फोर्स कंसीडर करना होता है। सो फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन के अंदर लगता है। अच्छा, थर्ड पॉइंट, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है इट डज नॉट डिपेंड ऑन टोटल अपेरेंट एरिया। इट डज नॉट डिपेंड ऑन टोटल अपेरेंट एरिया, इट डिपेंड्स ओनली ऑन एक्चुअल कॉन्टैक्ट एरिया। तो ये चीज हम पहले समझ ही चुके थे कि एक्चुअल कॉन्टैक्ट एरिया क्या होता है और अपेरेंट एरिया क्या होता है। ठीक है, और जो लास्ट है कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है FL, या इसको FS मैक्सिमम भी बोलते हैं, FS मैक्सिमम, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, तो नॉर्मल रिएक्शन मैंने बता दिया है आप लोगों को कि नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है। हमेशा कांटेक्ट फोर्स का जो फ्रिक्शन फोर्स के परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा, फ्रिक्शन फोर्स के जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है अप्लाइड फोर्स का, वो वहां पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की तरह कंसीडर किया जाता है। तो अगर यहां पे मैं बात करूं कि ये दो सरफेस है, इसकी मोशन इधर होने वाली है, तो इसके रेस्पेक्ट में फ्रिक्शन फोर्स यहां पर लग रहा है टेंजेंशियली, इसी को हमने FL बोल दिया। तो और अगर ये M मास का ऑब्जेक्ट है तो नीचे तो लग रहा है इसका वेट mg, और यहां पर ये जो लग रहा है वो है इसका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ठीक है, ये F अप्लाइड अगर मैंने कर दिया तो F फोर्स अप्लाइड है, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन ये। तो हम क्या बोल रहे हैं, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है FL या FS मैक्सिमम, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है क्योंकि यहीं से अभी एक फॉर्मूला डेराइव होगा जिसको आपको याद रखना है। सो व्हेनेवर प्रोपोर्शनैलिटी साइन इज रिमूव्ड, सम कांस्टेंट कम्स, और इस कांस्टेंट को यहां पे बोला गया म्यू, इन जनरल म्यू, क्योंकि हम ये लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है,
स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, तो स्टैटिक के रेस्पेक्ट में चल रहा है तो म्यू एस लगा देते हैं, अदरवाइज आप सिंपली म्यू भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो म्यू एस एन, म्यू है क्या, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, वेयर म्यू एस इज, कहां से आया है, पहले तो आया कहां से, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट से आया है, कि प्रोपोर्शनल को हटाया आपने साइन, इस वजह से जो कांस्टेंट आया उसको प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बोला गया। ये एक्चुअल में क्या काम करता है, दिस इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये बताता है कि अगर ये जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा, या जितना ज्यादा फ्रिक्शन है उतनी ज्यादा इसकी वैल्यू होगी। ये डिपेंड, जो इसकी वैल्यू है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की, डिपेंड करती है किस पर, सरफेस वगैरह पर। ठीक है, दो जो सरफेस आपने चूज कर रखी है नेचर पर, उनके नेचर पर, क्या आपने दो टायर्स ले रखे हैं, या आयरन ऑब्जेक्ट ले रखे हैं, या फिर आयरन ऑफ वुड ले रखा है, पेपर वुड ले रखा है, क्या ले रखा है आपने, उस नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है। अगर हम इसको बोले तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट, फ्रिक्शन के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अगर यहां से म्यू एस को डिफाइन करना हो तो म्यू एस का फॉर्मूला क्या बन सकता है, एफ एस इज इक्वल, म्यू एस इज इक्वल टू एफ एस मैक्सिमम अपॉन एन। सिंपली बहुत सी जगह जब केवल एक ही टाइप का फ्रिक्शन होता है तो हम इसको लिखते कैसे, एफ इज इक्वल टू म्यू एन। जब हम ना तो रैंडम, मतलब है कोई सा जो पर्टिकुलर टाइप की स्टडी कर रहे होंगे तो उसमें एक ही फ्रिक्शन होगा, अब वो या तो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा, या काइनेटिक होगा, या रोलिंग फ्रिक्शन होगा, है ना। तो उनमें से कोई सा भी जो एक टाइम स्टडी कर रहे हो तो आप जनरल फॉर्मूला ऐसे लिखते हो, एफ इज इक्वल टू म्यू एन। तो ये क्या बन जाएगा, एफ अपॉन एन, एफ अपॉन एन। ठीक है, सो हमेशा आपको ध्यान रखना है, और स्पेशल कंडीशन, नॉर्मल रिएक्शन हमेशा कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर ही लगेगा, कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा। आपने देखा था यहां पर जब मैंने जिस टाइम एक्सप्लेनेशन दी थी, तो यहां पर ये इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये आ रहा था। ठीक है, सो इस तरीके से जब हम कुछ करते हैं तो उस तरह से लेते, तो ध्यान रखिएगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को लेते टाइम। इन जनरल अभी आप लोगों को ध्यान रखना है, म्यू इज इक्वल टू एफ अपॉन एन। तो अगर यहाँ पे भी वही चल रहा है, म्यू एस इज इक्वल टू एफ एस मैक्सिमम अपॉन एन। सो डिफाइन क्या करेंगे, जो दिख रहा है वही डिफाइन किया जाता है, कि द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। समझ में आया, फिर से बोल रहा हूं, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन is defined as the ratio of limiting friction या Fs maximum to the normal reaction force। ठीक है, थोड़ा कॉमन सेंस के बेस पर बताओ, what should be the SI unit, SI unit of coefficient of friction, everyone? formula, SI unit of friction, coefficient of friction is unitless। सिंपल सी बात है, क्यों है यूनिटलेस, ये भी फ्रिक्शन फोर्स है, इसकी SI यूनिट बोलेंगे तो न्यूटन, नॉर्मल भी तो एक फ्रिक्शन फोर्स ही, इसकी भी यूनिट न्यूटन, न्यूटन अपॉन न्यूटन कैंसिल हो जाएंगे, कोई यूनिट ही नहीं बचेगी। तो ये चीज समझ में आई, तो जल्दी से बताइए कि व्हाट शुड बी द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ म्यू, m0 L0 T0, dimensionless, unitless as well as dimensionless। So ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने। फिर से मैं एक बार रिकैप दे देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो किन किन बातों पर डिपेंड करता है। सबसे पहली चीज, वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पर। दूसरा, लिमिटिंग फ्रिक्शन हमेशा कहाँ लगेगा, जो दो सरफेस जिनके बीच में रिलेटिव मोशन होनी है उनकी कॉन्टेक्ट सरफेस की टेंजेंशियल डायरेक्शन में। टेंजेंशियल डायरेक्शन, अगर मान लीजिए मैंने ऐसे मोशन करवा दी, तो ये देखिए मोशन मान लीजिए इसके ऊपर हो रही है, तो इन दोनों की टेंजेंशियल डायरेक्शन ये है, तो ये ऐसे लगेगा, ना कि ऐसे लगेगा, ये नहीं लगेगा।
हमेशा कॉन्टेक्ट सरफेस की टेंजेंशियल डायरेक्शन में, एक तरह से जो स्लाइड हो रहा होगा जिस डायरेक्शन में, तो उसकी मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो ऑलवेज एक्ट्स टेंजेंशियल टू द कॉन्टेक्ट सरफेस एंड अपोजेस द रिलेटिव मोशन। लिमिटिंग फ्रिक्शन किस पे डिपेंड नहीं करता, कितना एरिया हमें दिख रहा है इस बात पर डिपेंड नहीं करता। किस पर डिपेंड करता है, एक्चुअल में कितना कांटेक्ट के अंदर था, दोनों सरफेसेस कहां एक्चुअल में कांटेक्ट है उसी एरिया पर, तो ओनली ऑन एक्चुअल कांटेक्ट एरिया पर डिपेंड करता है। ये थर्ड लॉ है। फोर्थ लॉ क्या है कि द लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अगर ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल देखें तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाया, एक कोफिशिएंट आया, उस कोफिशिएंट को, उस कांस्टेंट आया, उस कांस्टेंट को क्या बोला गया, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। और यहां से इसको डिफाइन कर दिया कि रेशियो ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ऐसा यूनिट कोई यूनिट नहीं, यूनिट लेस हो गई, और ये डायमेंशन भी डायमेंशन लेस हो गई। कितनों को अच्छे से समझ में आ गया यहां तक सब कुछ? हाँ भाई, नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो सबसे पहले हम जो बात करें काइनेटिक फ्रिक्शन, हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए एक बार आपको पहले बहुत मैक्सिमम फोर्स लगाना पड़ेगा, इतना फोर्स लगाना पड़ेगा जब ये इसकी FL तक पहुंच जाए, यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन तक के वैल्यू तक पहुंच जाए। मान लीजिए 10 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन है, तो अब जब आप 10 न्यूटन लगा चुके होगे तब अब इसकी मोशन, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। अब आप जैसे ही एक्स्ट्रा फोर्स लगाओगे तो अब इनको रोकने वाला कोई नहीं रहेगा, और अब ये मूव करेगा, और जब मूव करेगा तो इनके बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन है उनको टाइम उतना नहीं मिल पाएगा अगर आप कंटिन्यूएशन में फोर्स लगा रहे हो तो, कि वो जल्दी जल्दी बन पाए। इस वजह से फ्रिक्शन पहले से थोड़ा सा कम हो जाएगा, यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन से थोड़ी वैल्यू कम हो जाती है। अगर 10 न्यूटन है तो जब ये मोशन में आ जाएगा तो अब 10 न्यूटन, तो मोशन में आने वाले फ्रिक्शन को नाम दे दिया गया Fk, और Fk की वैल्यू एक्चुअल में FL से थोड़ी छोटी हो जाएगी, है ना, बहुत छोटी नहीं होगी। अगर 10 न्यूटन है तो आप Fk को मान सकते हो कि 9 न्यूटन या 8 न्यूटन ही रह गई, ठीक है। लेकिन इसके बाद जब आप मोशन कंटिन्यूएशन के अंदर अगर एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से इसको मूव कराना है तो आप फोर्स भी कंटिन्यूएशन में स्टेडी फोर्स लगाओगे, एक जैसा फोर्स लगाओगे। मान लीजिए 15 न्यूटन का लगाया, 15 न्यूटन का लगाया, और आपका काइनेटिक फ्रिक्शन 9 न्यूटन का है काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन से वैल्यू थोड़ी कम रह गई। तो एक्चुअल में आपका ये जो ब्लॉक है वो एक्चुअल में किस नेट मोशन से, नेट फोर्स से मूव कर रहा होगा, 6 न्यूटन से। अब जिस टाइम ये 6 न्यूटन से मूव कर रहा है तो हमारा पहला लॉ क्या बोल रहा है कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो पहली चीज यहां पे तो हमेशा इसका अपोज कर ही रहा है, तो पहला पॉइंट तो ये बोल ही सकते हो कि काइनेटिक फ्रिक्शन, तो Fk लिख देता हूं, Fk ऑलवेज अपोजेस द रिलेटिव मोशन। फ्रिक्शन कोई भी हो, रिलेटिव मोशन का तो उसको अपोज करना ही है, जिस भी डायरेक्शन में हो मोशन की टेंडेंसी अपोज, क्या लिखा, रिलेटिव, अपोजेस द रिलेटिव मोशन, ऑलवेज अपोजेस द रिलेटिव मोशन, लेकिन एंड विल बी हैविंग कांस्टेंट वैल्यू ड्यूरिंग द मोशन, ड्यूरिंग द स्टेडी मोशन। मतलब अगर आप एक फिक्स वैल्यू का फोर्स कंटिन्यूएशन में बनाए हुए हो तो Fk की वैल्यू, अच्छा स्टेडी फोर्स नहीं भी लगाऊंगा ना मैं तो भी स्टेडी से फर्क नहीं पड़ रहा। अगर मैंने मान लीजिए 7 यहाँ पे जैसे 15 न्यूटन की जगह 17 न्यूटन लगा दिया तो भी काइनेटिक फ्रिक्शन वही बना रहेगा, 9 न्यूटन का है, क्योंकि एक्चुअल में ये और कुछ नहीं, लिमिटिंग फ्रिक्शन ही है। लिमिटिंग फ्रिक्शन से बस थोड़ा सा कम है, बस इतना माइंड में समझ के रखिए कि लिमिटिंग फ्रिक्शन की जैसे ही है, आपने जैसे ही 10 न्यूटन पे पहुंचे वहां बॉन्ड बनने के टाइम अच्छे खासे मिल जाएंगे। अब उसको एक पॉइंट और कम होते ही वो 9 न्यूटन होते ही रुक गया, अब फिर से आपको 10 न्यूटन दे के स्टार्ट करवाना पड़ेगा। तो काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलमोस्ट लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो ये हमेशा 9 न्यूटन तो कंटिन्यूएशन में लगता रहेगा जब तक है मोशन, तो जब तक है मोशन तब तक है काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। और ये हमेशा कांस्टेंट बना रहेगा ड्यूरिंग द मोशन, ड्यूरिंग द मोशन हमेशा इसकी वैल्यू
कांस्टेंट बनी रहेगी। सेकंड अगर मैं बात करूं तो जो काइनेटिक फ्रिक्शन है, जैसे लिमिटिंग फ्रिक्शन टोटल एरिया पर डिपेंड नहीं करता, वैसे ही ये भी टोटल एरिया यानी कि टोटल अपेरेंट एरिया जो आपको नजर आ रहा है उस पर डिपेंड नहीं करता। किस पर डिपेंड करता है? एक्चुअल कांटेक्ट एरिया पर, कि कौन कौन से सरफेसेस कांटेक्ट में आकर के बॉन्ड फॉर्म कर रही है जो इसका मोशन का अपोज करने वाली है। सो एक्चुअल कांटेक्ट एरिया पर ही डिपेंड करता है एरिया, एक्चुअल कांटेक्ट एरिया। जो थर्ड पॉइंट अगर मैं बोलूं तो यहां पर थर्ड पॉइंट ठीक वैसे ही हो जाएगा जैसे इसका था, एफएस मैक्सिमम वाला था। किस पर डिपेंड करता है? म्यू पर। अच्छा, इसके अंदर एक चीज और ध्यान रखना है कि इसके अंदर ये वेलोसिटी पे भी डिपेंड नहीं करता। मतलब अब जैसे अभी मैंने बताया 6 न्यूटन, आपने 15 था, 15 से 17 भी कर दी तो भी एफ के ही रहा, यानी कि 9 न्यूटन लग रहा है तो 9 न्यूटन ही रहा। आपने 20 न्यूटन का नेट फोर्स लगाया जिसके कारण 20 - 9 ये 11 न्यूटन से चल रहा होता तो भी एफ के 9 न्यूटन ही लग रहा होता। इसका मतलब मैं ये क्या बोल रहा हूं कि जो एफ के है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, बट प्रोवाइडेड स्पेशल चीज, वेलोसिटी में जो चेंज हो एकदम से बहुत ज्यादा चेंज भी नहीं होना चाहिए, वरना तो एकदम आपने बहुत सोचो कि 100 न्यूटन दे दिया तो फिर तो यार काइनेटिक फ्रिक्शन उतना लग ही नहीं पाएगा ना। बॉन्ड बनने का बिल्कुल ही टाइम नहीं मिल रहा है, बहुत ही कम टाइम मिल रहा है, तो 9 न्यूटन कहां से लगा पाएगा। तो ये भी बॉन्ड बनेगा तो फ्रिक्शन आएगा, बॉन्ड नहीं बनेगा तो फिर फ्रिक्शन नहीं आएगा। तो इसका मतलब वेलोसिटी, प्रोवाइडेड वेलोसिटी should not be too large or too less, है ना, बहुत ज्यादा या बहुत कम नहीं होनी चाहिए। बहुत ज्यादा कम होगी तो वो तुरंत एक्टिव होकर के इसको रुकवा देगा, तो बहुत ज्यादा एकदम से चेंज जो आए वो बहुत ज्यादा लार्ज नहीं होना चाहिए। फोर्थ वही है जैसे काइनेटिक फ्रिक्शन इज डिपेंडिंग ऑन द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। यहां से बात करें तो सेम चीज बनेगी। अब इसके अंदर जो कोफिशिएंट आएगा उसको म्यू के बोल देंगे काइनेटिक फ्रिक्शन के रेस्पेक्ट में, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के, है ना। लिमिटिंग का था यानी कि एफएस मैक्सिमम था तो म्यू एस लिख दिया, तो वही चीज है। और यहां से अगर म्यू के को डिफाइन करोगे तो वो क्या बनेगा? एफ के अपॉन एन। सो हम काइनेटिक कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन को क्या डिफाइन कर सकते हैं? रेशियो ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इज कॉल्ड व्हाट? कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। फिर से इसके ऐसा यूनिटलेस, डायमेंशनल फॉर्मूला डायमेंशनलेस। क्यों? क्योंकि दोनों ही टाइप ऑफ फोर्सेस हैं, फोर्स अपॉन फोर्स, यूनिट और डायमेंशंस कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, कितनों को समझ में आ गया यहां तक सब कुछ? सो लेट्स डिस्कस नेक्स्ट एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन का एंगल। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। सो देखिए किसको बताते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन, तो पहले डायग्राम से समझिएगा कि हम किस चीज को बोलने वाला है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो यहां पर मान लीजिए इस जगह से ये तो लग रहा है आपका नॉर्मल, सॉरी फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स, दिस इज फ्रिक्शन फोर्स। इस पॉइंट से हम कंसीडर कर रहे हैं ये आपका है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ठीक है। मान लीजिए ऐसे यहाँ पे फोर्स अप्लाइड कर दिया तो ये फोर्स मान लीजिए ये एफ अप्लाइड, ठीक है। तो एक तरह से अगर इसका इफेक्ट चेक करना चाहो तो या तो आप इसको यहीं से चेक कीजिए ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। हालांकि इसका कोई यूज नहीं है, आप यहाँ लगाओ कुछ भी नहीं। बुक में अगर देखोगे तो बुक में आपको यहीं पे नजर आएगा इस जगह पे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो किस चीज को एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोल रहे हैं? अब हमें यहां पर अगर देखें तो फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन ये दो चीज पिक्चर में तब आई जब हमने एक फोर्स अप्लाइड किया था, है ना। फोर्स अप्लाइड किया, ये दो चीजें हमें नजर आ रही है।
तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन किसको बता रहे हैं कि अगर मैं इस फोर्स को और इस फोर्स को ले लूं, दो फोर्सेस को, एक है फ्रिक्शन फोर्स और एक है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। सो एक तरह से एक हो गया F1, एक हो गया F2। सो अगर दो फोर्सेस अप्लाइड हो रहे हो और यहां पर दिख ही रहा है क्लियरली कि 90 डिग्री पे अप्लाई हो रहे हैं, तो इनका रिजल्टेंट, इफ टू वेक्टर्स आर देयर देन व्हाट शुड बी देयर रिजल्टेंट, हाउ वी कैन फाइंड इट, बाय यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ। एक लाइन इसके पैरेलल है ना भाई, भावनाओं को समझिएगा, सीधी लाइन है ना, टेढ़ी मेढ़ी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे तो भावनाएं चल सकती है मेरी, आपके एग्जाम में नहीं चलती। और दूसरी लाइन इसके पैरेलल, तो जहां पर ये इंटरसेक्ट हुए वहां से ये स्टार्टिंग पॉइंट से ये क्या कहला रहा है, इसका रिजल्टेंट फोर्स, FR बोल दिया साहब मैंने। तो जो रिजल्टेंट फोर्स फ्रिक्शन का और नॉर्मल का जो निकला, वो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा उस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इसी एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो देखिए यहां पे भी मैं बना देता हूं ये ये, तो इसका ये हो गया आपका रिजल्टेंट फोर्स ऑफ FR। व्हाट इज FR? रिजल्टेंट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल। और जो, तो अब ये जो एंगल बना थीटा, ये किस किस के बीच में बन रहा है, एंगल बिटवीन FR एंड N। इसी को क्या बोला जा रहा है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो ये देखो मैंने यहां पर ऐसे डिफाइन किया, अब आप इसको शब्दों में ढालें, अपनी कविता बनाएं। यहां से क्या डिफाइन करेंगे साहब हम यहां पर, द एंगल ऑफ फ्रिक्शन is the angle between the resultant force of friction and normal reaction to the normal. Theta, angle of friction is the angle between the resultant force of friction and normal with the normal. अभी तक मैंने इसको यहीं तक पढ़ा था, देखना। angle of friction is the angle between के बाद इसकी वर्डिंग ये रही, angle of friction is the angle between resultant force of friction and normal reaction force to the normal. So the angle between the resultant force of friction and normal with the normal reaction force is called angle of friction. How many of you understood this definition? फिर से देखिए, FR क्या चीज है, किन किन का रिजल्टेंट फोर्स है, फ्रिक्शन का और नॉर्मल का। तो मैंने लिख दिया FR को, रिजल्टेंट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ये थीटा किसके बीच में बनाया है मैंने, रिजल्टेंट फोर्स और नॉर्मल के बीच में। तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो थीटा है, एंगल बिटवीन रिजल्टेंट फोर्स और नॉर्मल के बीच में, इसी को क्या बोल रहे हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब इसको वर्डिंग में डिफाइन कैसे करेंगे, द एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन विद द नॉर्मल रिएक्शन। भाई FR को वर्डिंग में बोलेंगे तो पूरी यहां तक बोलनी पड़ेगी ना इस FR को, तो एंड नॉर्मल। सो द एंगल ऑफ फ्रिक्शन is the angle between resultant force of friction and normal reaction force. समझ में आ गई क्या डेफिनेशन? सो इसको समझाने का फायदा क्या है, अभी एक रिलेशन हम एस्टेब्लिश करने वाले हैं यहाँ पर, एक अच्छा सुंदर सा रिलेशन। देखो यहाँ पर, जिसको बहुत जगह पे फिर यूज किया जाएगा। तो यहाँ पर देखें तो कुछ कुछ, इसको देख के आपको कुछ कुछ होना चाहिए यार। क्यों होना चाहिए? क्योंकि एक अच्छा खासा था 90 डिग्री का राइट एंगल ट्राइंगल नजर आ रहा है आपको, ऊपर भी नजर आ रहा है, नीचे भी नजर आ रहा है। तो हम जैसे ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन के अंदर हम रिजल्टेंट के एंगल की बात करते थे, tan थीटा, इसी तरह से cos थीटा वगैरह। तो यहाँ पे मैं कुछ ना कुछ इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखते हैं कि क्या कोशिश कामयाब होती है। हाँ की ना। लेट्स सपोज दिस इज O, दिस इज
ए, दिस इज बी, ओ ए, ओ बी, ओ सी। ठीक है, सो मेरे पास अगर मैं देखूं, सो ऊपर वाला ट्राइंगल ले लो या नीचे वाला ट्राइंगल ले लो, ये है मेरा ओ, ये बी, ये सी। ठीक है, और ये है हमारा, ध्यान से देखना, बीसी इज नथिंग बट ओए। जो बीसी लेंथ है वो फ्रिक्शन को बता रहा, ओए जो लेंथ है वो फ्रिक्शन को बता रहा है, तो बीसी लेंथ भी किसको रिप्रेजेंट कर रही होगी? फ्रिक्शन को। तो ये तो बीसी की वैल्यू तो है फ्रिक्शन, ओबी की वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रही है? नॉर्मल रिएक्शन को। और ये हमारा एंगल है थीटा, ये एंगल है 90 डिग्री। अब जो नॉन वैल्यूज हैं वो है फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन। मुझे इन्हीं दोनों का सहारा लेकर के थीटा करना है कुछ कुछ फाइंड। इससे पहले मैं देख चुका हूं कि म्यू भी मैंने देखा था, एफ अपॉन एन आया था। अगर मैं आप लोगों से पूछूं यहां पर कि अगर मैं इसका टेन थीटा फाइंड करना चाहता हूं, तो टेन थीटा क्या होता है साहब? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा, विच वन इज परपेंडिकुलर, विच वन इज बेस? क्विकली, here perpendicular is which? BC. Reason, theta and 90 जहां पर होंगे that will be the base. ठीक है, so perpendicular हो गई आपकी BC, बेस हो गया आपका OB, BC is F upon M, F upon N। लेकिन ये तो कुछ कुछ होता है, क्या होता है? म्यू होता है। सो आपके पास रिलेशन आ गया, देखिए tan थीटा इज इक्वल टू म्यू। सो क्या थीटा निकल गया क्या? tan इनवर्स म्यू। यानी कि म्यू की वैल्यू अगर आपको दे रखी हो, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू दे रखी हो, तो आपको पता चल जाएगा कि व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ फ्रिक्शन इन द गिवन क्वेश्चन। सो दिस इज द रिलेशन। तो आपको बेसिक फॉर्मूला ये याद रखना है, म्यू इज इक्वल टू tan थीटा। दिस इज इंपॉर्टेंट रिलेशन। कोएफिशिएंट फ्रिक्शन का किसके साथ रिलेशन? एंगल ऑफ फ्रिक्शन के साथ रिलेशन। तो मैं कोएफिशिएंट फ्रिक्शन को और कैसे भी डिफाइन कर सकता हूं? द टेंजेंट ऑफ tan थीटा का मतलब टेंजेंट, द टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन is also known as coefficient of friction. The coefficient of friction is defined as the tangent of angle of friction. Then कितनों को समझ में आ गया ये वाला भी?